इमेजिन अगर इंडियन रैपर्स जैसे बादशाह और हनी सिंह इतने पॉपुलर हो जाएं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स जैसे पीएम मोदी या ममता बनर्जी को इलेक्शंस में डिफीट कर दें। तो चलो, इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, पर नेपाल में ऐसा कुछ जरूर हुआ है, जहां एक यंग रैपर बलेंद्र शाह ने नेपाल के बड़े बड़े पॉलिटिकल जायंट्स को डिफीट कर दिया इलेक्शंस में। इस एडिटोरियल में पढ़ते हैं कि कैसे इतनी यंग एज में वो नेपाल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो रिसेंटली नेपाल में इलेक्शंस हुए हैं, जहां पे नेपाल के जो वोटर्स हैं उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स को रिजेक्ट कर दिया है। इनकी बजाय नेपाल ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को चांस दिया है, आरएसपी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। ये इलेक्शंस दिखाता है कि कैसे इस बार का इलेक्शन नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक जनरेशनल शिफ्ट की तरह देखा जाएगा, जहां एक जनरेशन से पावर दूसरी जनरेशन के हाथ पे गई है, खास तौर से यूथ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। 1990 से नेपाल ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। इवन कमांडिंग मेजॉरिटीज, वो पार्टीज जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीती, वो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में फेल हो गई। एंकर का मतलब है फर्मली एस्टैब्लिश और स्टेबलाइज। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदलते रहे, जैसे इंडिया में भी हुआ था 1995 से 2000 के बीच, जहां कई सारे प्राइम मिनिस्टर आए गए। इस तरह नेपाल में भी काफी सालों से ये हो रहा था। एक पॉलिटिकल कैरोसेल देखने को मिला। कैरोसेल मतलब समथिंग विच कीप्स रोटेटिंग, यानी तीन लोग हैं, उसमें से पहला बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद तीसरा बन रहा है, फिर तीसरे के बाद फिर पहला बन रहा है। यही चीज कंटिन्यू होती रही नेपाल में। तो नेपाल का जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें 275 सीट है। तो इसमें 165 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब 165 सीटों पे कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं और कैंडिडेट्स को डायरेक्ट वोट किया जाता है, और बाकी बची 110 सीटों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में प्रोपोर्शनल वोट के हिसाब से सीट एलोकेट होती है, मतलब दी जाती है। जैसे 110 सीट है नेपाल की असेंबली में प्रोपोर्शनल सीट के लिए। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ कैंडिडेट, एक एक कैंडिडेट को चूज करने की बजाय यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने नाम से लड़ती हैं। जैसे सपोज पार्टी ए बी सी डी, ये चारों पार्टियां लड़ रही हैं। पार्टी ए को 40% वोट मिले, तो अब वोट के हिसाब से 110 सीट में अगर 40% वोट मिले तो 44 सीट्स पार्टी ए को मिलेगी। 30% वोट मिले पार्टी बी को, तो परसेंटेज के हिसाब से एलोकेट होगी सीट। 33 सीट्स पार्टी बी को मिलेगी, 20 और 10% पार्टी सी और डी को मिले, तो इनको 22 और 11 सीट मिलेगी। यहाँ पे कैंडिडेट डायरेक्ट नहीं लड़ते, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं और सीट पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जाती है, कैंडिडेट के नाम पे नहीं। उसके बाद ये जितनी इनको सीट मिलती है, ये पॉलिटिकल पार्टी चूज करती है कि कौन सी सीट पे कौन सा कैंडिडेट को देनी है। तो सीट जो है वो प्रोपोर्शनली वोट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्या हुआ कि 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पावरफुल अलायंस बनाया। वहां की दो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको कहते हैं यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये पार्टी जो है केपी शर्मा ओली के द्वारा लीड करी गई, और उसके बाद दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको कहते हैं मॉयस सेंटर। इस पार्टी को पुष्पा कमाल दाहाल के द्वारा लीड किया गया। तो ये दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है। इन दोनों पार्टी ने एक पावरफुल अलायंस बनाया, जो कि 2017 से 2021 तक चला। उसके बाद इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, मतलब इनवैलिड और इलीगल घोषित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ये अलायंस। उसके बाद वापस से नेपाल की पॉलिटिक्स एक रिगमारोल में आ गई। रिगमारोल मतलब वही कॉम्प्लिकेटेड, रिपीटिव, अननेसेसरी प्रोसेस। बार बार पार्लियामेंट में वोट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं, वोट एक दो वोट से हार रहे हैं, फिर से शपथ हो रही है, फिर वही सारी चीजें दोबारा आ गई। शिफ्टिंग अलायंसेस, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग पार्टी के साथ अलायंस कर रही है मेजोरिटी पाने के लिए। तो इससे पॉलिटिक्स वहां की बहुत इनस्टेबल हो गई। इसी सब के चलते रिसेंटली नेपाल के जो जेनजी हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट पैट्रोनेज पॉलिटिक्स। पैट्रोनेज पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? ये पॉलिटिक्स वो होती है जहां पे अपने ही सपोर्टर्स को जॉब दी जाती है, फेवर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, या जो भी स्टेट बेनिफिट्स होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं, ना कि मेरिट के भरोसे। इसके साथ में ही नेपाल में बहुत ही डीप एंडेमिक करप्शन था। एंडेमिक करप्शन मतलब बहुत वाइड स्प्रेड, डीप रूटेड। एंडेमिक का मतलब है वाइड स्प्रेड, डीप रूटेड। डीप रूटेड करप्शन था और डायर इकोनॉमिक
कंडीशन थी। डायर मतलब सीवियर और सीरियस। इस प्रोटेस्ट ने स्टेटस कोइस्ट को चैलेंज किया। स्टेटस कोइस्ट मतलब वो लोग, स्टेटस को मतलब यथास्थिति बनाए रखना, और स्टेटस कोइस्ट वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसी जो करंट सिस्टम है वो मेंटेन रहे, चेंज ना, क्योंकि इससे उन्हें फायदा मिलता है। अब क्या हुआ कि 2022 में नेपाल में बलेंद्र शाह, जो नेपाल के रैपर हैं, गाना गाते हैं, उन्होंने काठमांडू मेयर इलेक्शन को जीत लिया था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के उस पे उन्होंने वहां की मेयर बन गए थे, नेपाल की कैपिटल के, काठमांडू के। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन करी जनवरी में, और उसके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी बन गए। ये जो 35 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन है, इन्होंने 74 ईयर ओल्ड केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोट से उनके अपने गढ़ में, स्ट्रॉन्ग होल्ड में, झापा में हरा दिया। झापा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, केपी शर्मा ओली की। तो इससे वहां के जेनजी काफी खुश हो गए, क्योंकि जेनजी का जो प्रोटेस्ट था वो एक नई लीडरशिप डिमांड कर रहा था, यंग लीडरशिप डिमांड कर रहा था। वो ओली, दाहाल और देबुआ, ये 3 प्राइम मिनिस्टर के सरनेम है वहां पे। केपी ओली, पुष्पा कमाल दाहाल और शेर बहादुर देबुआ, जो वहां के प्रोमिनेंट लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके। इनके जो ट्रायोका था, ग्रुप ऑफ 3 लीडर, इन्हीं के आसपास नेपाल की सारी पॉलिटिक्स घूमती रहती थी। इनसे छुटकारा पाया। इस बार का इलेक्शन दिखाता है कि कैसे वहां का यूथ एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुका था? इंसेशियस पैट्रोनेज पॉलिटिक्स की वजह से। इंसेशियस मतलब क्या? पॉलिटिक्स दैट इज डोमिनेटेड बाय सम क्लोज ग्रुप ओनली। कुछ ही लोग डोमिनेट करते हैं वहां की पॉलिटिक्स को। एंडेमिक करप्शन मतलब वाइड स्प्रेड डीप रूटेड करप्शन, गवर्नमेंट्स में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। डायर इकोनॉमिक कंडीशन, नेपाल की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सीवियर होती जा रही थी, जिसकी वजह से माइग्रेशन के लोग मजबूर हो रहे थे, दूसरे देशों में जाकर नेपाल के लोग काम कर रहे थे। तो ये इलेक्शन एक पब्लिक रिजेक्शन था ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर जो नेपाल का था उसके लिए। आरएसपी को बहुत मैसिव विक्ट्री मिली। काठमांडू वैली में तो आईएसपी ने सारी की सारी 15 सीट्स जीत ली। अब आगे का क्वेश्चन यही है कि जो इतनी बड़ी आरएसपी को विक्ट्री मिली है, एक स्वीपिंग मैंडेट मिला है जहां पे लगभग सारी सीटें उन्होंने जीत ली हैं। क्या इस पावर को वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए यूज कर पाएंगे, या फिर ये जो पॉलिटिकल वेव है, जो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एक किसी को ज्यादा फायदा मिल गया, ये बस एक फ्लैश इन द पैन की तरह रह जाएगा। फ्लैश इन द पैन मतलब शॉर्ट लिव्ड और टेम्परेरी। ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। जनरेशनल शिफ्ट मतलब लीडरशिप चेंज फ्रॉम ओल्डर टू यंगर जनरेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये नेपाल में इलेक्शन का एक तरीका है। सीट एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू वोट शेयर, पॉलिटिकल पार्टी के वोट शेयर के हिसाब से सीट मिलती है। पैट्रोनेज पॉलिटिक्स मतलब गिविंग फेवर्स और जॉब्स टू सपोर्टर्स। कमांडिंग मेजॉरिटी मतलब वेरी लार्ज मेजॉरिटी। डेसिमेटिंग मतलब कंप्लीटली डिफीटिंग और वीकनिंग। प्रोवोक्ड मतलब ट्रिगर्ड और कॉज। ओवरसॉ मतलब सुपरवाइज्ड। फ्लैश इन द पैन मतलब टेम्परेरी सक्सेस। टेक्नोक्रेटिक अप्रोच, ये एडिटोरियल के लास्ट में यूज हुआ है। गवर्नेंस लेड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। फेडरल फ्रेमवर्क मतलब पावर शेयर्ड बिटवीन अ सिस्टम वेयर पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। वर्डेड मतलब कैंसिल और डिक्लेयर्ड इनवैलिड। रिगमरोल मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिपीटेटिव प्रोसेस। कारूसेल मतलब समथिंग रोटेटिंग रिपीटेडली, जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पे एक के बाद एक वही 3 लोग बनते जा रहे थे। ट्रोइका मतलब ग्रुप ऑफ 3 लीडर्स। स्टेटस कोइज मतलब पीपल हु वांट टू मेंटेन द करंट सिस्टम, चेंज नहीं करना चाहते। इंसेक्शियस पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स दैट इज डोमिनेटेड बाय क्लोज ग्रुप। एंडेमिक मतलब वाइड स्प्रेड एंड डीप रूटेड। डायर मतलब सीरियस एंड वेरी सीवियर।